वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है मियोसिस, जो कि इसके पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ कि बार बार समझने के बाद भी हम भूल जाते हैं इस टॉपिक को, पर आपको एक बार समझकर इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए। ओके, तो सबसे पहले तो मियोसिस में कुछ टर्म्स आते हैं। जब तक कि वो टर्म्स के मीनिंग हमें समझ में नहीं आते तब तक कि ये मियोसिस जो है टॉपिक हमारे कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में फिट नहीं होता है। सो लेट्स सी द टॉप टर्मिनोलॉजीज ऑफ मियोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम, ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो इसके पहले भी समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार क्लियर कर देती हूँ। क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए जब कंडेंस्ड हो जाता है, डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जब कंडेंस्ड फॉर्म में होता है तो उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अ क्रोमोसोम। डीएनए का एक कंडेंस्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर है, उसे हम क्रोमोसोम कहेंगे। फिर एक डीएनए। डीएनए क्या है फिर? तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। एक जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मीन्स ऐसा मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ सिमिलैरिटीज को ट्रांसफॉर्म करता है ना, आगे लेके जाता है। वह जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्म करने का काम, कैरेक्टर्स ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, तो उसे हम डीएनए कहते हैं। फिर जीन क्या है ना, ये भी तो ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये क्या है? तो डीएनए का एक पर्टिकुलर हिस्सा, पूरा डीएनए काम नहीं कर रहा है, डीएनए का पर्टिकुलर एक रीजन होता है, वो रीजन काम करता है। तो उस रीजन को, एक पर्टिकुलर हिस्से को हम ऐसा बोलेंगे। ये इस तरीके से अगर डीएनए है तो इतने हिस्से को हम बोलेंगे जीन। ओके, तो ये हो गया जीन। फिर है सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये वर्ड आता है और फिर समझ में नहीं आता है। सिस्टर क्रोमैटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये सारे वर्ड्स जो है थोड़े कंफ्यूज करते हैं। तो देखते हैं क्या है सिस्टर क्रोमैटिड्स किसे कहते हैं। क्रोमोसोम होता है ना, इसको मैं थोड़ा मिटा देती हूँ फिलहाल के लिए। पहले इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से सिंगल दिख रहा है आपको, इस तरीके से होता है। और फिर कुछ प्रोसेस के बाद वो अपने आप को इस तरीके से बना लेता है। ओके, तो इस तरीके से जब वो बन जाता है तो उसे हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये थोड़ा पिक्चर छोटा है पर फिर भी आप इसको समझ सकते हो। ये क्या हो गए? दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए, दोनों बहनें बन गई, ऐसा समझ लो, तो सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। ओके, फिर एक टर्म होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दिख रहा है आपको, होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर सिस्टर क्रोमैटिड्स और होमोलोगस क्रोमोसोम में बहुत कंफ्यूजन होता है, और फिर थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, इस टर्मिनोलॉजी को बार बार पढ़ना है आपको ताकि ध्यान में रहे। फिर थोड़े दिनों के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स किसे कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं। तो इस कंफ्यूजन में हमारा थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो जाता है। हम जहां होमोलोगस क्रोमोसोम लिखना है वहां हम सिस्टर क्रोमैटिड्स लिख देते हैं। तो आपको इस चीज को क्लियर करना है, ठीक है। व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, ये एक दो क्रोमोसोम मैंने एक साथ लगा दिए, वन फ्रॉम फादर एंड अदर फ्रॉम मदर। ओके, ये हमारे पेरेंट्स से आने वाले, हमारे बॉडी में एक 46 क्रोमोसोम का सेट होता है, जिसमें से आधे जो होते हैं वो पापा से आते हैं, आधे क्रोमोसोम्स जो होते हैं मम्मी से आते हैं। ओके, अब आधे क्रोमोसोम पापा से और आधे मम्मी से आए हैं, तो वो इक्वल, जो जैसे आंखों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, या हमारे फेस कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, स्किन कलर के लिए, या हमारे हेयर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए पापा से भी एक क्रोमोसोम आता है और मम्मी से भी एक क्रोमोसोम आता है। ओके, मतलब मान लो कि बालों के लिए मैं कंसीडर करती हूँ, पापा से भी एक क्रोमोसोम आया है, मम्मी से भी एक क्रोमोसोम आया है। जो क्रोमोसोम स्ट्रॉन्ग होगा, डोमिनेंट होगा, वैसे हमारे बाल होने वाले हैं मम्मी के जैसे। अगर मम्मी का क्रोमोसोम स्ट्रॉन्ग है तो मम्मी के जैसे बाल हो जाएंगे, या पापा का क्रोमोसोम स्ट्रॉन्ग है तो पापा के जैसे हो जाएंगे, वो बात अलग है। पर फिलहाल हम होमोलोगस क्रोमोसोम पे है। तो ये जो मम्मी और पापा से सेम कैरेक्टर्स के लिए जो क्रोमोसोम्स आते हैं, ये पेयर बनाते हैं, जोड़ी बनाते हैं। तो वो जो पेयर बन जाती है उसे हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। द क्रोमोसोम्स व्हिच हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सेम चीजें होती है, सेम होता है, ये दोनों में भी सेम स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं, शेप सेम होता है, इवन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होते हैं, तो इसे हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ध्यान में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट है एक थोड़ा सा मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ, ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आपको दिख नहीं रहा था, फिर एक बार क्लियर करती हूँ कि ये एक फादर से आया हुआ है, एक मदर से आया हुआ है, ठीक है। और इन दोनों के भी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है? सेम है। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बाद ये क्या करते हैं? पेयर बना लेते हैं। जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, ऐसे सारे क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? अपनी पेयर बनाते हैं।
वो पेयर बनाने का काम मियोसिस की प्रोसेस में होता है, ठीक है। इसीलिए हमने होमोलॉगस क्रोमोसोम को मियोसिस में पढ़ा। तो ये जब पेयर बन जाती है तो इन दोनों जोड़ियों को हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, एक फादर से होता है, एक मदर से होता है, एक ही बॉडी के अंदर होता है। क्लियर? ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, मैं खुद ही आपकी क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। एक फादर से एक मदर से जिसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, तो इसे हम कहेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब है नेक्स्ट डिप्लॉइड टर्म। एक मिनट, डिप्लॉइड, ठीक है। ट्वाइस है, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जब पूरे 46 को हम जब कंसिडर करते हैं तो ये हो जाता है ट्वाइस एन, इसे हम कहते हैं ट्वाइस एन। फिर 2 का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, मैं क्लियर करती हूँ आपको। तो एन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और 2 मतलब जितने हमारे पास, मान लो कि 23 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं फादर से और या फिर मदर से, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम। ओके, तो ये हो गए डिप्लॉइड नंबर, ठीक है। अब जब डिप्लॉइड वर्ड आएगा आपको समझ में आना है कि ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, ठीक है। फिर हैप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड एक वर्ड है, इसे हम एन कहेंगे, हाफ ऑफ क्रोमोसोम नंबर। जैसे 46 टोटल है हमारे, तो 46 के आधे कितने हो जाएंगे, 23, तो हाफ। ये सिर्फ मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ, इतने क्रोमोसोम केवल ह्यूमन में होते हैं, बाकी सारे एनिमल्स में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये चीज को आप क्लियर करें, अपने माइंड में क्लियर करेंगे। फिर डॉटर सेल, एक वर्ड आता है डॉटर सेल। डॉटर सेल क्या होता है, द सेल फॉर्म फ्रॉम डिवीजन ऑफ मदर सेल और पैरेंट सेल। एक पैरेंट सेल होता है, उसका डिवीजन जब हो जाता है, जैसे ये है, इसका डिवीजन हो जाता है तो ये इस तरीके से मान लो 2 सेल बन जाएंगे। जब 2 सेल बनेंगे तो इन दोनों सेल को हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल। बच्चे हैं, ये उनकी बेटियां है, ऐसा समझ में ध्यान में रखो। ये मदर सेल इसलिए लिखा मैंने कि ये मदर है, इन्होंने दो सेल को जन्म दिया, इसलिए ये बन गई डॉटर सेल। ओके, अब है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। थोड़ा सा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये भी समझ में आता है, फिर भूल जाते हैं कि क्या होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये हमेशा मियोसिस में ही होगा, माइटोसिस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये नहीं होता है। आपको डिफरेंस बिटवीन के लिए ये पॉइंट ध्यान में रखना है, तो आप रख सकते हैं कि हमेशा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मियोसिस में होगा। क्या दिया है, ये 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, मतलब ये कौन से क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। ओके, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गए। क्या हुआ है, देखो यहाँ पर मैंने इतना पोर्शन रेड बनाया और यहाँ ब्लैक बनाया, इतना इसका रेड बनाया, यहाँ पर ब्लैक बनाया। ये हुआ कैसे, तो क्या होता है, एक स्टेज आता है, उस स्टेज के दौरान क्या होता है कि ये दोनों भी क्रोमोसोम्स जो होते हैं, होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स हैं, ये एक दूसरे के साथ ऐसा कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं, नॉन सिस्टर मतलब ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हुए, है ना। तो इसका एक और इन दूसरे इसका एक, इसमें देखेंगे ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हुए। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और कंबाइन होने के बाद क्या करते हैं, ये अपना थोड़ा सा पोर्शन इसमें डाल देता है और ये अपना थोड़ा सा पोर्शन इसमें डाल देता है। तो देखो, मान लो कि ये पूरा रेड था और ये पूरा ब्लैक था, ये पूरा ब्लैक रहा होगा और ये पूरा रेड रहा होगा। तो इसने देखो अपना रेड वाला पोर्शन इसको दे दिया और इसने अपना ब्लैक वाला पोर्शन इसे दे दिया। ये आपको ध्यान में आ रहा होगा, मैं थोड़ा आपको जूम कराती हूँ ताकि ध्यान में आए। ये इस तरीके से ये आपको दिख रहा है कि ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है, ये ब्लैक वाला पोर्शन यहाँ पर थोड़ा सा रेड आ गया है, तो ये रेड कहाँ से आया, इसके पोर्शन से आया, और ये वाला ब्लैक कहाँ से आया, इसके पोर्शन से आया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। अब आपको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, और इसके आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ मियोसिस की प्रोसेस को ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ ताकि एक बार पढ़ने पर नया टॉपिक है आपके दिमाग में जाए या ना जाए, इसे बार बार पढ़ोगे तो वो फैमिलियर लगेगा और फिर लगेगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा क्या बोलेंगे, पेशेंस के साथ उसे पढ़ना है। और थोड़ा वीडियो चलाते हो आप बंद कर देते हो, तो ये ना करो, आप पूरे वीडियो को पढ़ो। जिस समय पे आपको फुर्सत हो उस समय पे पढ़ो। आधा अभी पढ़ लिया फिर बाद में पढ़ लिया तो ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपको एक बार में ही पूरा वीडियो देखना है और बुक को ओपन रख के पढ़ना है। आपकी बुक में मियोसिस का टॉपिक बहुत ज़्यादा दिया नहीं है, इसलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। थैंक यू।
Now we are going to study about meiosis. First of all, let's see the introduction of meiosis. What is meiosis? It occurs in germ cell. ये germ cell में होते हैं. What is difference between mitosis and meiosis? एक मेन छोटा सा डिफरेंस है जिसको आप याद रखोगे तो आपको क्लिक हो जाएगा कि मुझे meiosis में क्या लिखना है. माइटोसिस में वन सेल से टू डिप्लॉइड सेल होते हैं. वन डिप्लॉइड सेल से टू डिप्लॉइड सेल बनते हैं. तो ये हुआ माइटोसिस. पर मियोसिस में क्या होता है, वन डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे. अब डिप्लॉइड क्या है, हैप्लॉइड क्या है, मैं टर्मिनोलॉजी में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आप उसमें देखेंगे एक बार कि क्या होता है डिप्लॉइड, ठीक है, एंड हैप्लॉइड क्या होता है. तो इस यहाँ पर हम एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हुए देखने वाले हैं. ठीक है, वहां पर हमने एक सेल से 2 सेल्स देखी थी. तो उसमें एक ही बार प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये आया था, एक ही बार आया था. पर यहाँ पर एक सेल से जब 4 बन रहे हैं तो 2 बार प्रोफेज होगा, 2 बार मेटाफेज होगा, 2 टाइम्स एनाफेज होगा एंड 2 टाइम्स टीलोफेज होगा. आपको ये चीज को क्लियर करना है. ठीक है, जिसमें कि प्रोफेज 1 जो है मियोसिस में, प्रोफेज 1 की बात कर रही हूँ, प्रोफेज 1, 2, मेटाफेज भी 1, 2, टीलोफेज भी 1, 2 और एनाफेज भी 1, 2, जिसमें हम प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 ऐसा पहले 1 पूरे पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, लेकिन फिर 2 के पढ़ेंगे, पार्ट 2 के पढ़ेंगे. ओके, तो इसमें प्रोफेज 1 में क्या बताया है, प्रोफेज 1 में 5 हमको स्टेजेस दिखाई देंगे, जिसमें पहला है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. फर्स्ट वन इज लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. ये आपको स्टेजेस दिखाई देंगे. हम इसे ऐसे ध्यान में रखेंगे, लेजी, ले से लेजी, सॉरी ले से ले, जी से जाइगोटीन का जी जो है वो दोनों मिलाकर बन गया लेजी. लेजी पापा, पैचिटीन्स का पा जो है वो पापा हो जाएगा, ये दीपा हो जाएगा, डिप्लोटीन का दीपा एंड दिया. ठीक है, तो कैसे बनेगा ये लेजी, पापा, दीपा एंड दिया. ऐसे ध्यान में रखेंगे, लेजी, पापा, दीपा एंड दिया. आप ये सेंटेंस को ध्यान में रखोगे तो स्टेजेस एक के बाद एक लिख पाओगे. क्लियर, ठीक है. सबसे पहले हम देखने वाले हैं लेप्टोटीन. लेप्टोटीन में क्या होता है, यहाँ पर मैंने 2 बना के रखे, लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन, 1 बाय 1 पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखेंगे लेप्टोटीन. क्या है लेप्टोटीन. लेप्टोटीन में क्या होने वाला है, केवल ये जो क्रोमैटिन फाइबर होता है अंदर में इस तरीके से होता है. सबसे पहले इसके बना देती हूँ मैं आपको. ये ऐसा होता है, पूरा क्रोमैटिन नेटवर्क बोलते हैं इसे. तो ये क्रोमैटिन नेटवर्क जो है कंडेंस्ड हो जाएगा, जो हमने मेटाफेज में पढ़ा था, कंडेंस्ड हो जाएगा और एक क्रोमोसोम के शेप में हमें नजर आएगा. ठीक है, 3 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें नजर आएंगे. तो ये केवल लिप्टोटीन में होगा. एक छोटा सा पॉइंट है, लिप्टोटीन क्या हो जाएगा, बस कंडेंस हो जाएगा, इतना ध्यान में रखना है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखेगा. उसके बाद है जाइगोटीन. जाइगोटीन क्या है, तो जाइगोटीन में क्या हो जाएगा, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है, होमोलॉगस याद आ रहा होगा. होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, जो मदर का और फादर का जो क्रोमोसोम होता है सेम कैरेक्टर्स वाला, वो अपनी अपनी पेयरिंग बना लेगा. तो इस पेयरिंग को हम क्या कहते हैं, सिनैप्सिस. ये साइंस की भाषा में हम इसे सिनैप्सिस कहते हैं. ठीक है, मैंने लिख के रखा है, इस पेयरिंग को हम कहेंगे सिनैप्सिस. ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं ये पेयर हो जाएंगे. ये यहाँ पर मैंने एक ही पेयर बनाया है, ऐसे सारे के सारे पेयरिंग बन जाएंगे. 23 पेयर्स हमें नजर आने लगेंगे. ठीक है, इन दोनों को हम कहेंगे होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम. और ये है सेंट्रोमियर, ये है न्यूक्लियोलस. ये सारी चीजें हमें यहाँ पर नजर आने लगेंगी. फिर है नेक्स्ट, एक छोटा पॉइंट छूट गया है कि यहाँ पर ये जो पेयर जो नजर आएगी हमें, जो स्ट्रक्चर यहाँ बन जाएगा, द स्ट्रक्चर डेवलप्स टू होल्ड क्रोमोसोम. जो स्ट्रक्चर हमें एक दूसरे के पास ये जो क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं जोड़ी में लगे हुए, तो इसे हम कहेंगे सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ नजर आएगा. सिनैप्सिस किसे कहते हैं, पेयरिंग को कहते हैं. सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे, तो जो पेयरिंग वाला पूरा स्ट्रक्चर नजर हमें आएगा तो वो होगा सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब ये कंप्लीट हुआ जाइगोटीन. इसके बाद का देखते हैं पैचिटीन. पैचिटीन में क्या होगा, तो पैचिटीन में जो क्रोमोसोम है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ अपीयर हो जाएंगे. मतलब ये जो क्रोमोसोम हमने ऐसे देखे थे, अब ये ऐसे नजर आने लगेंगे. ठीक है, ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है इसलिए वो नहीं नजर आ रहा है, पर आपको ध्यान में रखना है कि इट अपीयर्स विद सिस्टर क्रोमैटिड्स. ओके, अब क्या होगा, तो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, होमोलॉगस पेयर जो होती है ना, उसकी जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, इनके बीच में क्या होने वाला है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होने वाला है. क्रॉसिंग ओवर पिछले टर्म में हमने देखा है, इस तरीके से होता है.
ठीक है। यहाँ पर इसका ये पार्ट इसमें चले जाएगा, ये वाला टुकड़ा, और इसका ये इस पार्ट का ये वाला टुकड़ा इसमें चले जाएगा। तो ये होगा क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये अलग अलग आते हैं, है ना। कुछ कैरेक्टर्स मम्मी के आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स पापा के आते हैं, तो ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से आते हैं, ठीक है। तो ये होगा क्रॉसिंग ओवर, इसी स्टेज में होने वाला है। और इस प्लेस को इस ये जो ऐसा है ना, यहाँ पर जो तैयार हो चुका है, जो जुड़ गया है, इसे हम चाइज्मा कहेंगे, ठीक है, या फिर चाइज्माटा कहेंगे, ठीक है। तो ये चाइज्मा यहाँ पर हमें नजर आएगा। सबसे पहली बात, सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ अपीयर हो जाएंगे क्रोमोसोम, और फिर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर टेक्स प्लेस मतलब होगा, यहाँ पर हमें क्रॉसिंग ओवर नजर आएगा, और इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमें नए कैरेक्टर्स, नेक्स्ट जनरेशन में नए कैरेक्टर्स नजर आते हैं। तो ये है पैचिटीन की स्टेज। इसके बाद है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या बताया है कि यहाँ पर ये न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होने लगेगी। ये 2 पॉइंट हो गए हमारे। एक और है कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड, रिकम्बाइंड सिस्टर क्रोमैटिड हमको नजर आ रहा है, ये सेपरेट होते हुए नजर आएगा, केवल चाइज्माटा की जगह पर नहीं। मतलब ये जो चाइज्मा यहाँ पर जो तैयार हो गया ना, जब ये जुड़ते हैं एक दूसरे को तो हम उसे क्या कहते हैं, चाइज्मा कहते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर वो जुड़ा हुआ नजर आएगा, और बाकी जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट नजर। फेज जो है हमारा वो है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होगा, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, ये मैंने डॉट डॉट से ड्रॉ की है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी। और उसके बाद ये जो क्रोमोसोम है ये जितने हैं उससे और ज्यादा कंडेंस हो जाएंगे, मतलब और थोड़ा सा थिक हो जाएंगे, ठीक है, कंडेंस हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, क्या है ये, इसमें स्पिंडल फाइबर डेवलप हो जाएगी। स्पिंडल फाइबर, इसके पहले मैंने आपको समझाया था, फाइब्रस एक मटेरियल है जो आगे चल के क्या करने वाला है, इन क्रोमोसोम को सेपरेट करने का काम करने वाला है। तो ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे। तो ये था डाइकाइनेसिस। क्या बोला मैंने, सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर ध्यान में रखना है, और ये जो क्रोमोसोम है ये कंडेंस होंगे, शॉर्टन होंगे, थिकन होंगे। कंडेंस हो जाएंगे इसलिए छोटे हो जाएंगे और थिक हो जाएंगे, और स्पिंडल फाइबर जो है, जिसे हम काइनेटिक स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं, वो डेवलप हो जाएगा। तो ये हमारा मियोसिस का प्रोफेज 1 था। प्रोफेज 1 में हमने पढ़ा लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। तो ये क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, आप इसको प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बुक में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इसलिए आपको इसी तरीके से इसे समझना पड़ेगा। तो आज के टॉपिक में मैं इतना ही लूंगी, और फिर मियोसिस की जो बची हुई जो फेजेस है या स्टेजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू।